अभी हम कुछ संकेतों की बात करें जो हम अंग्रेजी भाषा के पहले अक्षर अथवा दो अक्षरों का प्रयोग करके संकेत करते हैं। कुछ जो तत्व हैं उनके नाम लैटिन भाषा अथवा जर्मन भाषा से लिए गए हैं। जैसे भी बात करें हम सोडियम की, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, सोडियम को इस तरह लिख सकते हैं SODIUM। तो इसका संकेत होना चाहिए था ऐसे या ऐसे हो, ऐसे अथवा SA हो सकता था, लेकिन इसका संकेत ना एस है ना आपका ऐसे होता है। इसका अंग्रेजी भाषा में नाम होता है नेट्रियम। और नेट्रियम में इसको इसका नेट्रियम का ले सकते हैं हम Na। पोटेशियम को इंग्लिश में हम कहते हैं कैलियम। यदि पोटेशियम होता है, पोटेशियम को इंग्लिश में पी से बनेगा तो इसका पी संकेत नहीं होता, इसका पी संकेत होता है आपका फास्फोरस का। इसको लैटिन भाषा में कहते हैं आपका कैलियम, तो इसका संकेत होता है के। तांबे को, तांबा है, तांबे को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर, COPPER। यदि इसका संकेत अंग्रेजी में लेते तो हम CO होना चाहिए, तो जो हमारा कोबाल्ट का होता, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसको लैटिन भाषा में कहते हैं क्यूप्रम। क्यूप्रम की वजह से इसका संकेत होता है आपका Cu। इसके अलावा आपने सीसा, एक धातु होती है, सीसा आपने देखा होगा, जो बैटरियां होती हैं इन्वर्टर वाली, उनके टर्मिनल शीशे के बने होते हैं, उनकी प्लेटें जो होती हैं लेड शीशे की बनी होती है, उसको हम लेड कहते हैं लैटिन भाषा में, लेड कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन लेड का इसका संकेत एल से होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम जर्मन भाषा में, लैटिन भाषा में इसका नाम होता है आपका प्लम्बम। और प्लम्बम के जो इंग्लिश प्लम्बम को जो लिखते हैं तो इसका संकेत हो जाएगा आपका PB। चांदी है, चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, इसका ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इसको लैटिन भाषा से लिएगा अर्जेंटम कहते हैं, इसलिए चांदी का संकेत होता है AG। सोने को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, इसका संकेत GU होना चाहिए था, लेकिन GU नहीं होता। इसको भी लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा में सोने को एरम कहते हैं, इसलिए संकेत इसका होता है AU। तो आप सबसे पहले संकेतों को याद करेंगे। मान लीजिए हमको गणित पढ़ना है, तो पहाड़े पढ़ने से पहले हमको जरूरी होता है कि हम कम से कम उनके गिनतियों के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। जब तक हम गिनती नहीं सीखेंगे तब तक आपको पहाड़े किसी तरह से याद नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री के पहले आपको संकेत आने चाहिए, उसके बाद आप सूत्र बनाना सीखेंगे, उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। जब तक आपको संकेत याद नहीं है तो आप कोई किसी भी यौगिक का फॉर्मूला नहीं बना सकते। मैं आपको सिखाऊंगा आगे। अब बात करते हैं पदार्थ की रचना की, किस तरह होती है। देखिए पदार्थ का जो छोटा सा, अभी हमें हमेशा जिज्ञासा रहती है कि पदार्थ की रचना कैसी होती है। इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किए। तो पदार्थ को हमने तोड़ा, मान लिया हमारे में चौक है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी चीज अपने परिवेश में चारों तरफ देखते हैं। कोई पदार्थ ले लें, उसके टुकड़े करते चले जाए, छोटे से छोटा टुकड़ा करने की कोशिश करें, हम देखें उस छोटे टुकड़े की रचना कैसी होती है। तो पदार्थ का छोटा कण होता है, तो उसको तोड़ेंगे तो वो टूटेगा आपका अणु में। पदार्थ को या द्रव्य कहते हैं, या इंग्लिश में इसको मैटर भी कहते हैं, और अणु को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु को तोड़ेंगे तो छोटे टुकड़े में टूटेगा, उस टुकड़े का नाम होता है आपका एटम, यानी परमाणु। परमाणु भी तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन तीनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो परमाणु के तीन कण होते हैं, सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का परमाणु, इसके तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धनात्मक होता है, प्लस का पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश होता है, लेकिन माइनस होता है, नेगेटिव होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, ना उस पर धन आवेश होता है, ना इस पर ऋण आवेश होता है। दूसरी बात आपने पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि जितने किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की संख्या सेम होती है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता। परमाणु संरचना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उससे पहले भी थोड़ी बहुत जानकारी 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में ले चुके हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु की जो रचना होती है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें आप जो अस्तित्व होता है आपका, वो इसी की वजह से होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा किस तरह की रचना होती है।
आपने इस तरह के चित्र बने देखे होंगे। ये नाभिक की मैं रचना दिखा दूं आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक के अंदर होते हैं। लेकिन इस तरह के चित्र आपने बने देखे होंगे कि ये गोले से बने देखे होंगे आपने कि इसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में आपके घूमते रहते हैं। जैसे पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में वितरण तो मैं आपको अभी वितरण तो आपको बताऊंगा ही मैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि जैसे पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में अधिकतम कितने होते हैं, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह ये बटे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो एक नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 2 क्यों होते हैं, दूसरे में 8 क्यों होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं। तो इसका पहला नियम होता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n, इसके एक फॉर्मूला होती है जहां n क्या होती है, कक्षा या ऑर्बिट या शेल जिनको हम कहते हैं उनकी संख्या होती है। जैसे बात करेंगे, यदि इस फॉर्मूले में n का मान 1 रखें, यानी पहली कक्षा में जो अंदर वाली कक्षा, अंदर से शुरू करते हैं, अंदर वाली पहली कक्षा होती है, उसके बाद जो होती है दूसरी होती है बाहर की ओर, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है। इस तरह विभिन्न कक्षाएं बनी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम संख्या। ये शब्द है, इसमें आपका ध्यान देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है अधिकतम, यहाँ मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। ये फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया। यदि n बराबर हम 1 लेते हैं और 2n² वाले फॉर्मूले में रख दें, 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 1 2 बराबर कितने हो गए, 2। यानी पहली कक्षा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसी प्रकार यदि हम देखें n बराबर 2, यानी दूसरी कक्षा में देखें, 2n² वाले फॉर्मूले में इसका मान रखते थे, 2 गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 का वर्ग 4, 4 दूनी कितने होंगे, 8। यानी जो सेकंड कक्षा है, जो दूसरी ऑर्बिट है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपकी, 8। इसी प्रकार यदि हम n बराबर 3 रखें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2n² से 2 गुणा 3 का वर्ग करेंगे, 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुणा 3 3 9, 9 दूनी 18। यानी तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18। यदि n का मान हम 4 रख दें, n इक्वल टू 4 रखें, 2n² वाले फॉर्मूले रखें, 2 गुणा 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग 16 होगा, 16 दूनी 32। तो इससे ये निष्कर्ष निकला पहले नियम से कि अधिकतम संख्या पहली कक्षा में अधिकतम 2 हो सकती है, दूसरी में 8 हो सकती है, तीसरी में 18 हो सकती है और चौथी में आपका 32 हो सकती है। नियम नंबर 2। दूसरा नियम होता है कि पहले ये आवश्यक नहीं होता, ये केवल नियम 2 ऑर्बिट तक काम करता है, पहली और दूसरी पर, लेकिन तीसरी के बाद ये नियम फिर आपका काम करना बंद कर देता है। फिर नियम क्या होता है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 8। तो पहली के लिए, भाई पहली में 2 है तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 हो जाएंगी, लेकिन तीसरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। 8 से अधिक होने की स्थिति में अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने प्रारंभ हो जाते हैं। नंबर तीसरा नियम क्या है कि किसी परमाणु में दिए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा भीतरी कक्षा पूरी नहीं हो जाती। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, इसमें परमाणु क्रमांक में बात करूं आपको पहले क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तो आपका नाभिक के अंदर हो गए, इलेक्ट्रॉन उसके पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 7। यदि मैं आपको बात करूं आर्गन की, आर्गन का होता है आपका 18, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8 हो गए। अब मैं बात करूं आर्गन के बाद कैल्शियम की, पोटेशियम की, सॉरी, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 19, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8। पहले नियम के अनुसार तीसरी कक्षा में कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, 2 8 10 और 9 19, परंतु ऐसा नहीं होता। दूसरे नियम के अकॉर्डिंग फिर आपको भरेंगे, तीसरी कक्षा में 8 होंगे और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 1। इस तरह से पूरी कोर्स होती है आपकी। तो हमने यह देखा कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 के बाद में अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने प्रारंभ हो जाएंगे, और जब इसमें 8 के करीब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर पुरानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं। जब ये पूरी 18 हो जाएगी तब आगे को हम अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब बात करेंगे संयोजकता के बारे में, वैलेंसी किसे कहते हैं। संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं, और इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा भी है कि आपने 9th क्लास में डेफिनेशन देखी हुई
या उससे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या परिभाषा दी थी कि किसी तत्व की संयुक्ता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या होती है जो उस तत्व के साथ संयोग करती है, यानी उससे जुड़ती है। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ ऊपर जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको जल का। जल का सूत्र क्या होता है H2। यहाँ जल के सूत्र में H2O में ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के परमाणु कितने जुड़े हुए हैं आपके? 2। तो ऑक्सीजन की संयुक्ता होगी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, परिभाषा फिर ध्यान दें कि किसी तत्व की संयुक्ता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या होती है जो उस तत्व के साथ संयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन कितने परमाणु संयोग कर रहे हैं आपके? 2 कर रहे हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी हो जाएगी आपकी? 2। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको HCl का देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। यहाँ हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ क्लोरीन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन कितने परमाणु कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। तो इसलिए क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होगी? 1। इसके अलावा एग्जाम्पल देखिए अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। यहाँ नाइट्रोजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के आपके 3 परमाणु संयोग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होगी? 3। इसके अलावा मेथिन की बात करें, इसका सूत्र होता है CH4। तो यह कार्बन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु संयोग करते हैं, तो कार्बन की संयुक्ता कितनी होगी आपकी? 4 होगी। तो इस तरह हमने देखा कि हाइड्रोजन किसी तत्व की संयुक्ता हाइड्रोजन की वह संख्या है, हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व के साथ संयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीजन की निकाल के देखी, 2 आई, क्लोरीन की 1 आ रही है, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की कितनी है? 4 है। लेकिन संयुक्ता 2 प्रकार की होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक पॉजिटिव भी होती है और आपकी नेगेटिव भी होती है। लेकिन यहाँ इस परिभाषा से या चारों एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि संयुक्ता आपकी प्लस की कौन सी है, यानी पॉजिटिव कौन सी है, और नेगेटिव कौन सी है, माइनस की कौन सी है। ये क्लियर आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। इसको क्लियर करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण का नियम है उस पर हमें ध्यान देना। अभी जो मैं आपको पढ़ाया था किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जिसम के वितरण का नियम, मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जैसे हम संयुक्ता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, उसे समझने के लिए सबसे पहले हमने अक्रिय गैसों को देखना होगा। हमारे सिलेबस में या हमारी प्रकृति में आपकी 6 गैसें हैं जिनको हम अक्रिय इनर्ट गैस कहते हैं या नोबल गैस भी इनको कहते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको और बताता हूँ, इससे आगे पढ़ते हूँ। जैसे आपकी गैसें हैं 6। पहली गैस है आपकी हीलियम, दूसरी होती है आपकी नियोन, तीसरी होती है आपकी आर्गन, चौथी होती है आपकी क्रिप्टन, पांचवी होती है जीनोन और छठी होती है रेडोन। इसमें यदि बात करें हीलियम की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का होता है आपका 36 और इसका 54 और रेडॉन का होता है 86। पहली कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन का 2 और 8 होते हैं और इसका होता है 2, 8 और 18 आर्गन का। 36 का इस तरह होता है, क्रिप्टन का 2, सॉरी 8 ही होगा, 2, 8 और तीसरे में होंगे 18, फिर वो कितने हो जाएंगे आपके? 8 हो जाएंगे। और ये आपका जीनोन है, इसका परमाणु क्रमांक है आपका 54। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में भी आपके 18, पांचवी में कितने होंगे आपके? 8 होंगे। और इसका 36 होता है रेडान का परमाणु क्रमांक। तो इसका वितरण इस तरह हुआ, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में आपके 32 और फिर पांचवी में आपके 18 और छठी में आपके कितने होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ एक बात आपकी सब में कॉमन है, वो कॉमन क्या है? हीलियम को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सबकी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें ध्यान से जरा, आपने ध्यान दिया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं सब में, केवल हीलियम को छोड़कर। क्यों हीलियम को छोड़कर? क्यों? क्योंकि हीलियम के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बाकी सबकी बाहरी कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने आपको नियम पढ़ाया था कि सबसे जो बाहरी कक्षा होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद आगे को इलेक्ट्रॉन प्रारंभ करते हैं। तो 8 पर जो हमारी जिस कोष होती है, 8 पर कोष पूरी मानी जाती है। तो इन सबकी जो बाहरी कक्षा है, जो बाहरी ऑर्बिट है, वो सबकी पूरी है। और इसीलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉनों का आदान करते हैं ना इलेक्ट्रॉनों का प्रदान करते हैं, इसलिए सुप्त अवस्था में होते हैं, किसी से क्रिया ही नहीं करती, इसलिए इसका नाम अक्रिय गैस रखा हुआ है। अक्रिय का मतलब होता है नॉन रिएक्टेंट, यानी कोई क्रिया नहीं करती। क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी जो बाहरी कक्षा है अपने आप में पूर्ण है, ना तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है ना इलेक्ट्रॉन इन्हें देने की आवश्यकता है। और बाकी जो अन्य तत्व होते हैं,
वो इन जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। उस जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी संयुक्ता कैसी होती है, ऋणात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, डोनेट करता है, उसकी कैसी होती है, धनात्मक होती है। वो क्यों होती है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम बात करें Na की, तो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 क्या होंगे, आपके प्रोटॉन। अब जितना 11 इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है उतना ही 11 प्रोटॉन पर कैसा है, धन आवेश है। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह होगा, Na का 11 का, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में कितना होंगे, 1, 2 8 10 और कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब ये स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए आप ध्यान देंगे ये किसके बीच में आ रहा है, हीलियम और नियोन के बीच में आ रहा है। इन सॉरी नियोन और आर्गन के बीच में है ये आपका, क्योंकि नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है और आर्गन का कितना आपका 18 है। तो इनमें से, इन दोनों में से या तो नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रयत्न करेगा ये, या आर्गन जैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। यदि नियोन जैसा प्राप्त करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, और यदि आर्गन जैसा प्राप्त करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या लगती है कि ये इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा, कोई ऐसा तत्व मिलेगा, 7 देने वाले इसको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन एक यदि त्याग दे तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास नियोन जैसा हो जाएगा। तो ये क्या करता है, Na 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और त्यागने के बाद अब यहाँ ध्यान देंगे Na की संयुक्ता प्लस की 1 हो जाती है। क्यों हो जाती है ये फिर दोबारा ध्यान दें। अब इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन रह गए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, तो 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश था उतना ही 10 प्रोटॉन पर आवेश था। जित इस पर माइनस था, इसमें प्लस था, तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को सेटिस्फाई कर दिया, और यहाँ इसके पास एक प्रोटॉन फालतू बच गया। तो क्या होगा, प्रोटॉन पर कैसा होता है, धनावेश होता है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तो उसकी संख्या कितनी होती है, 2। जरा यहाँ ध्यान दें, आपको चित्र में, आपको मैं पिक्चर में ध्यान देंगे। पहले उदाहरण मैंने आपको लिथियम का दिया है, दूसरा सोडियम का दिया है, तीसरा मैंने आपको पोटेशियम का दिया है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, और पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। पहली कक्षा में लिथियम की में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 है, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2 8 1 है, 19 का 2 8 8 1। यानी इन मैंने तीनों एग्जाम्पल शुरू के आपको दिए हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके फालतू है। तो ये तीनों ही तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन आपको जब दे देंगे तो क्या होगा, इनकी संख्या कैसी हो जाएगी, तीनों की प्लस की 1 हो जाएगी। मैंने लिथियम की आपको प्लस की 1 दिखाई है, सोडियम की प्लस दिखाई है, पोटेशियम की आपको प्लस दिखाई है। तो हाँ, हमें पता चल गया कि इनकी संयुक्ता प्लस, तो पहले से संयुक्ता पता चल रही थी हमें, लेकिन ये प्लस की या माइनस की नहीं पता क्लियर हो रहा था। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उनकी संयुक्ता प्लस की 1 होगी। और जो दूसरा एग्जाम्पल देखिए जरा, बी का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, 3 एग्जाम्पल मैंने इसके नीचे लिखे हैं आपको। बी का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो बी का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें 2 और 2, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। बी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बी की संयुक्ता कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस के 2 हो जाएगी। इसी प्रकार देखेंगे 12 Mg, यानी मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में कितने, 2, 2 8 10 और 2 12। तो इसमें भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Mg क्या करेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और त्यागने के बाद इसकी संख्या कैसी हो जाएगी, प्लस के 2 हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल और देखिए, 20 कैल्शियम का 20 होता है, और इसको परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास वो 2 8 और 8 और 2, 2 8 10 8 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसकी संख्या कैसी हो जाएगी, प्लस के 2 हो जाएगी। थोड़ा एग्जाम्पल 3 के भी देखिए, मैंने लिखे हुए हैं आपको 3 एग्जाम्पल। जैसे मान लो बेरिलियम, बोरान का दे रखा 5, और एग्जाम्पल 13 दे रखा है एल्यूमिनियम का। तो बोरान का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3, 2 और 3 कितने हो गए, 5। और एल्यूमिनियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 3, 2 8 10 और 3 13। इन सब की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो 5 इलेक्ट्रॉन को लेने कठिन होंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। बी में से 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो बी की संयुक्ता प्लस के 3 हो जाएगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो एल्यूमिनियम की संख्या कैसी होगी, प्लस के 3 हो जाएगी आपकी। तो इस तरह हमने देखा कि जो तत्व 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी प्लस की संख्या होती है, 2 त्यागते हैं उनकी प्लस की 2 होती है, जो 3 त्यागेंगे वो प्लस की 3 होती है। अब बताते हैं लेने वाले तत्वों पर ध्यान दें।
मैं आपको फ्लोरीन का एग्जाम्पल देता हूँ। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का होता है 17 और ब्रोमीन का होता है 35। मैं इन तीनों के इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनिक में लिखता हूँ आपको। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने हैं 7। 17 का देखेंगे 2 8 10 और 7 17। ब्रोमीन का देखेंगे 2 8 10 और आपके कितने होंगे 2 8 10, तीसरे में 18 हो जाएंगे, चौथी में कितने 7। इन तीनों एग्जाम्पल में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, इनके में 7। तो या तो ये 7 त्याग दें या फिर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लें, तो 7 त्यागने इनके लिए कठिन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा प्रवृत्ति रखेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा हो आवेश होता है ऋण, तो ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी, तो फ्लोरीन पर कैसा होगा माइनस का चार्ज। क्लोरीन इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन की संख्या हो जाएगी -1। और ब्रोमीन के में एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी संख्या हो जाएगी Br की आपके -1। यहाँ हमने तीनों एग्जाम्पल में ये देखा कि ये तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इनकी संख्या कैसी होगी +1 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल में आपको थोड़ा ऑक्सीजन का बताता हूँ। ऑक्सीजन की अभी किस संयुक्ता मैंने आपको बताई थी, 2 होती है। किस तरह होती है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और 16 होता है आपका सल्फर का। दोनों एग्जाम्पल देखें जरा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। ऑक्सीजन का पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में इसके कितने हैं आपके 6। और सल्फर का देखें, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 10 हो जाएंगे, तीसरी में कितने हो जाएंगे 6। दोनों एग्जाम्पल में आपकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 6। तो इनको 8 पूरा करने के लिए कितनी की आवश्यकता है आपकी 2 की। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद इसकी संख्या होगी O की -2। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जल की जो संयुक्ता जल का सूत्र बताया था H2 होता है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन 2 परमाणु संयुक्त कर रहे थे, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही थी 2। तो वहां आपको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि 2 प्लस की होगी या 2 कैसी होगी माइनस की होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर आपको ये क्लियर होगा कि ऑक्सीजन संयुक्ता कैसी होगी माइनस की होगी। इसी प्रकार आपका सल्फर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसी संयुक्ता कैसी हो जाएगी प्लस के माइनस के 2 हो जाएगी। इस तरह से 2 एग्जाम्पल और देखिए जरा। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होता है आपका 7 और 15 होता है आपका फास्फोरस का। यदि हम इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन के, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5। 15 के लिए 2 8 10 और 5 15। दोनों एग्जाम्पल में इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 5 5 आ रहे हैं। तो इनको बाहरी 8 पूरे करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दें या 3 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो 5 त्यागने के लिए 5 जो इनको देने कठिन होंगे और 3 लेने आसान पड़ेंगे। तो किसी ऐसे तत्व से अपने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन की संख्या कैसी हो जाएगी -3। अभी ध्यान दें, आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था पहले अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी नाइट्रोजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु संयुक्त कर रहे थे। तो इस प्रकार मैंने आपको बताई थी कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी थी 3। लेकिन वहां आपको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि 3 प्लस की थी अथवा 3 माइनस की थी। यह इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर यह आपको बात क्लियर हो जाती है। इसके अलावा हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस को भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेने के बाद इसकी संख्या कितनी हो जाएगी फास्फोरस की -3 हो जाता है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी संयुक्ता प्लस की होती है। एक त्यागता तो उसकी प्लस की 1 होगी, 2 त्यागेगा तो 2 होगी, 3 त्यागेगा तो प्लस के 3 होगी। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ग्रहण करेगा, उसकी संयुक्ता कैसी होगी माइनस की होगी। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक माइनस की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 संयुक्ता कैसी होगी आपकी माइनस की हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको आगे फॉर्मूले बताने पर, यानी सूत्र, जो रासायनिक सूत्र होते हैं केमिकल फॉर्मूले, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर करूंगा। तब आपको मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा रासायनिक समीकरण जब पढ़ाऊंगा आपको। धन्यवाद।